उत्तर प्रदेश में गोलियों की गूंज आज सुनाई दी। क्यों? 3 दिन पहले बहराइच में हिंसा हुई। योगी ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा आरोपियों को। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी बहराइच हिंसा के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्याकांड के बाद सड़कों पर नजर आए। मुख्य आरोपी सरफराज, उसका भाई तालिब एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, क्योंकि मुख्य आरोपी सरफराज के पिता अब्दुल हमीद नेपाल में ही सर्राफे की दुकान चलाते हैं। बहराइच और नेपाल की सीमा एक दूसरे से लगती है और इसीलिए तो वहां पर वो कारोबार करते हैं। और बार बार जानकारी ये मिल रही थी कि हो सकता है कि ये जितने भी आरोपी हैं वो भाग निकले। क्यों? क्योंकि ये रहा बहराइच, देखिए उत्तर प्रदेश से लगता हुआ ये नेपाल है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि यहां से मैं आपको बता सकूं। ये देखिए, ये बहराइच है और ये 110 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल है। तो माफ कीजिएगा, 110 किलोमीटर की ये सीमा है और यही ये जो सीमा है इसमें से कहीं से भी कोई इलाका चुना जा सकता था और वहां से चाहे वो सरफराज हो, वो तालिब हो, वो बाकी ये जो 5 आरोपी हैं वो भागने की फिराक में थे। बार बार ये कहा जा रहा था। सरफराज की बहन से न्यूज़ 18 इंडिया ने बात भी की थी और क्या कहा उसने ये कहा कि एक धर्म का कांटा है जहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है और हो सकता है कि उसका एनकाउंटर हो जाए। अभी 4 बजे के आसपास, 3:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि इसी इलाके में उनको पकड़ा गया और उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियों से अटैक किया। बंदूक जो थी उनके पास से बरामद हुई है और ऐसे में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। लेकिन ये बहराइच से लगती हुई नेपाल की सीमा है, यहीं से भागने की फिराक में ये तमाम आरोपी थे। इस इलाके के लोग नेपाल में बड़े पैमाने पर कारोबार और व्यापार भी करते हैं। अगर अपराधी नेपाल भाग जाते तो सरकार के उन्हें वहां से वापस लाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते, मुश्किल हो जाती। इसीलिए यूपी पुलिस के लिए ये एक अहम कामयाबी मानी जा रही है। तस्वीरें जरा बिग स्क्रीन पर आप बताइए जो एनकाउंटर के बाद की आई है। 2 तस्वीरें आई। उन 2 तस्वीरों में से एक वो तस्वीर थी जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, ये देखिए, ये बहराइच हिंसा का आरोपी सरफराज है। इसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले ये जानकारी हमें मिली कि सरफराज की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से और उसके बाद ये 2 तस्वीरें आई और इन 2 तस्वीरों में आपको देखिए टांग पर गोली लगी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोनों ही आरोपियों के पैर पर गोली लगी है और इन दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और गोलियां अभी कह रहे हैं निकाली नहीं गई है, अभी ऑपरेशन होगा, गोली निकाली जाएगी और उसके बाद की जानकारी मिलेगी। लेकिन सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। राम गोपाल मिश्रा की मौत पर चुप्पी साधने वाले लोगों को यह एनकाउंटर फर्जी लगने लगा, जबकि आंकड़े बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ राज में 2017 से अब तक कुल 207 अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं। ये तारीख आप साल के हिसाब से देख लीजिए। ये 207 एनकाउंटर हुए। 2012 से 2017 40 एनकाउंटर हुए हैं। मौत, एनकाउंटर मतलब ये मत समझिएगा कि आदमी मर गया, आरोपी अपराधी मर गया। एनकाउंटर का मतलब कि भाई आपका वो जो क्रिमिनल सामने है और पुलिस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, उसे एनकाउंटर कहते हैं। लेकिन ये एनकाउंटर में मौत के आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। 2017 से लेकर 2024 एनकाउंटर में मौत हुई है 207। 2012 से 2017 मौत हुई है 40। 2009 से 2012 261 मौत हुई है। ये अलग अलग टाइम पर आप देख लीजिए। मतलब अखिलेश राज भी है, मायावती की सरकार का भी टाइम है और मुलायम सिंह यादव का भी। मुलायम सिंह यादव 2003 से लेकर 2007 सबसे ज्यादा एनकाउंटर में मौत 499। महज 4 साल का कार्यकाल, 2003 से 4, 5, 6 और 7, 4 साल के कार्यकाल में 499 मौत हुई है एनकाउंटर में। क्या सारे एनकाउंटर फर्जी थे? यह सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर बता दूं, जब यह बात मैं आपसे कह रही हूं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश अमिताभ यश ने क्लियरली कह दिया है 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, धर दबोचा गया है, घायल उसमें से 2 हुए हैं, लेकिन किसी की मौत की खबर नहीं है।
मेरे साथ मेरे सारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे थे। जरा उनका रुख करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी स्थिति क्या है बहराइच के इस पूरे एनकाउंटर मसले पर। अमित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख, और उसके बाद मैं डिबेट की शुरुआत करूंगी क्योंकि पहले आपको अपडेट लेना जरूरी है। अमित, अभी की जानकारी क्या है? ऑपरेशन क्या शुरू हो चुका है? गोलियां निकल चुकी हैं? जो ये दो आरोपी हैं एनकाउंटर में जो घायल हुए हैं, सरफराज और तालिब। देखिए रूबिका, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर देता हूं जो अभी अपडेट आई है, और खासतौर से ये अपडेट जो है खुद डीजीपी प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक जो दो आरोपी तालिम और सरफराज, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था सुबह में ही। उसके बाद जो जिस हथियार से मृतक रामगोपाल की हत्या की गई थी, उस हथियार की बरामदगी के लिए इन दोनों को लेकर जाया जा रहा था जहां इन्होंने छिपाया था। लेकिन जैसे ही पुलिस उनको वहां पर लेकर गई, वो जो हथियार उन्होंने देखा वो लोडेड हथियार था। उसी हथियार को लेकर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई जब पुलिस ने की है तब एक के बाएं पैर में, एक के दाहिने पैर में गोली लगी है। दोनों का इलाज जो है इस वक्त मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अभी एसवी वृंदा शुक्ला जो है मेडिकल कॉलेज पहुंची हैं, तो जाहिर तौर पे थोड़ी देर में प्राथमिक उपचार हो चुका है, थोड़ी देर में ऑपरेशन की शुरुआत होगी। और जो 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें से 3 आरोपियों का नाम एफआईआर में जिक्र था। इस हिंसा मामले में अभी तक कुल 11 एफआईआर हुए हैं। इसका मतलब 2 ऑपरेशन अलग अलग हो रहे थे, है ना? आप ये कह रहे हैं कि अभी डिटेल आई है। पहला तो ये कि सुबह ही इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बाद जो हथियार इस्तेमाल किया गया था राम गोपाल मिश्रा की हत्या में, उस हथियार की बरामदगी के लिए तालिम को और सरफराज को ले जाया गया। वहां से ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, तभी एनकाउंटर होता है। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट, जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो ये 3 कहां से गिरफ्तार हुए? ये अलग ऑपरेशन चल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो 2 सरफराज और तालिम है, ये नेपाल भागने के फिराक में थे, सुबह ही इनकी गिरफ्तारी हुई। और ये जो 3 है, फहीम, हामिद और अफजल, इन तीनों की गिरफ्तारी भी जो है वो बहराइच इलाके से हुई है, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं हुई। ये आगे पीछे ही थे, ये भी नेपाल जाने के फिराक में थे। लेकिन यूपी पुलिस की कई टीम, यूपी एसटीएफ की कई टीम को ये शक था कि ये नेपाल भाग सकते हैं। और जो इनके पिता है, जो मुख्य आरोपी हामिद, ये ऑलरेडी बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये नेपाल में है, क्योंकि ये बड़े सोने चांदी के व्यापारी है और इनके कई रिश्तेदारों की सोने चांदी की दुकान भी है। तो ये नेपाल ऑलरेडी है। और जिस तरीके से पुलिस का दबाव बन रहा था, खास तौर से अगर रूबिका हम बात करें तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यस ने जो 2 दिन कैंप किया बहराइच में, और जो बिसात बिछाई मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए, उसी का प्रेशर था कि ये नेपाल भाग रहे थे। और उस एरिया में पूरी तरीके से पुलिस की टीम अलर्ट थी। अमिताभ यस ने अपनी टीम लगाई थी, लोकल पुलिस की टीम लगाई थी। ये बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, जो भी बड़ी खबर है न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाइएगा। लेकिन शुक्रिया। तो अमित को आप सुन रहे थे, इनफैक्ट वो अब उस इलाके की तरफ कूच कर रहे हैं, जा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ था। इस तस्वीर के साथ अब सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। और मत भूलिएगा, 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो सियासत बहुत ज्यादा गर्म है। शुरू करते हैं इसी मसले पर गूंज, लेकिन इस वक्त आप इस अहम बयान को सुनिए। सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार, जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है, इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना ये है कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज एनकाउंटर दिखाया, कल गिरफ्तार। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी।
कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए, कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो जो घटना, यानी जुलूस के वक्त हत्या और जुलूस के वक्त जो हिंसा हुई थी, वो घटना हुई नहीं है, कराई गई है। दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। तीसरी बड़ी खबर जो अखिलेश यादव यहां दे रहे हैं वो ये कि ये जो एनकाउंटर कर रही पुलिस है, इसे बिगाड़ दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गूंज में डिबेट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। इनफैक्ट वो यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। तहसीन पुनावाला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इस वक्त दानिश कुरैशी भी आपको दिखाई दे रहे हैं AIMIM की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत धर्मेंद्र जी आपसे कर रही हूं, इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी अभी बड़ा बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं एनकाउंटर नहीं, हत्या है। रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास ले दे करके एक ही हथियार है, वो है हिंसा। हिंसा का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जाना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं और उनको पता है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने को तैयार है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में प्रायोजित तरीके से दंगा करवाया और दंगा करवाने के बाद रामगोपाल मिश्रा की जो मौत हुई है, उस मौत को अगर सही से जांच की जाएगी, आप मुझे बताइए कि 22 साल का मासूम जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई। बेहतर तरीके से कीजिए धर्मेंद्र यादव जी। और प्रोफेसर, मौत हुई नहीं, हत्या की गई है। मैं कह रहा हूं कि जो गोपाल मिश्रा है, गोपाल मिश्रा 22 वर्ष का लड़का, 4 महीने पहले शादी हुई थी, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? किसके उकसाने पर किसी के घर पे चढ़ के उसने झंडा लगाना शुरू कर दिया? अरे किसी के घर पे चढ़ के अगर झंडा उखाड़ लेंगे तो आप उसकी हत्या कर लेंगे? उसकी हत्या गलत है, मैं कह रहा हूँ उसकी हत्या गलत है। युवाओं के मन में, आप युवाओं के मन में, सुनिए मेरी बात सुनिए, युवाओं के मन में इस तरह का जहर कौन बोल रहा है, उसके तह में जाना पड़ेगा। मैं जहर पर डिस्कशन करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि बड़ा कृत्य कौन सा है, खतरनाक कृत्य कौन सा है? बिल्कुल, किसी की हत्या करना बड़ा कृत्य है, बड़ा कृत्य है। उसके लिए जो भी जुडिशियल सजा हो उसे मिलनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, तौलिए इस बात को, तौलिए। तौल रहा हूँ मैं, आपके शो में तौल रहा हूँ। मैं कह रही हूँ हत्या, मैं कह रही हूँ मैं आपके घर पर चढ़कर आपके घर पर लगा एक झंडा उखाड़ती हूँ। ये जघन्य अपराध है कि आप आकर मेरे सीने में गोली दाग देते हैं, ये जघन्य अपराध है। गोली मारना जघन्य अपराध है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। अब सुन लीजिए मेरी बात, तो आप मेरे घर पर चढ़ने के लिए क्यों उत्प्रेरित होती हैं? उसके पीछे ऐसा क्या काम होता है? जी, मैं ये कह कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग नहीं, इसे ट्रेनिंग मैं कहती हूँ जो काम उसने किया वो गलत काम किया, ठीक है? आप मुझे बताइए। मैं ये कहती हूँ कि जो काम उसने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मतलब किसी के घर पे चढ़ के आप झंडा उखाड़ेंगे, आप उसकी दीवार तोड़ देंगे, ये गलत काम है, ठीक है? मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप उसे गोली मार देंगे? आप उसे खींच के उसके बदन में छर्रे डाल देंगे? मैं फिर कह रहा हूं,
गोली मारना जघन्य अपराध है। जिसने गोली मारा है तो भारत आप के उस संविधान के जघन्य अनुसार अपराध पर बात अगर उसे कीजिए ना। सजाए मौत हो तो आप मौत की सजा दीजिए। जफर इस्लाम लेकिन आप कारण पे बात करिए पहले। ना, ये ना, ना, घटना ना, हुई ये मत क्यों? कीजिए, आप ये कह रहे घटना हैं। क्यों हुई, किसने गलत कर रहे करवाई, हैं आप। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही गलत है? कर रहे हैं आप नहीं, ये कह रहे ये हैं घटना क्यों हुई कि है, उसकी मान जांच लीजिए- क्यों नहीं मुझे नहीं, बताइए। आप ये काम गलत कर आप रहे मुझे हैं। बताइए, मुझे- रूट डिसाइड करती है पुलिस। रूट- पुलिस वहां पे मौजूद अरे थी। भाई, आप पुलिस की वो मौजूदगी सारी में सारा चीज- काम क्यों हुआ? आप इस चीज से क्यों भाग रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है? अरे मैं आप क्या इस हुई पर है, भागना discussion क्या करने है? से क्यों भाग रहे हैं कि उसकी हत्या पूरी हुई है? दुनिया जाने उसकी हत्या हुई है और हत्या गलत हुई है। जिसने हत्या की है उसको सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रही हैं, पूरा देश कह रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि युवाओं के मन में इतना बड़ा जहर कहां से आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। इस देश के फैब्रिक को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरफराज को बताना पड़ेगा कि जहर कहां से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये बात तालिब को बतानी पड़ेगी कि जहर कहां से आ रहा है। तालिब की अब्दुल हमीद को बतानी पड़ेगी कि जहर कहां से आ रहा है। जुडिशियल ट्रायल करिए ना। तुम्हारे घर के नीचे से अगर जुलूस निकलेगा तो तुम पत्थरबाजी करोगे। जुडिशियल ट्रायल में तो और पता अगर चलेगा। नहीं, और तुम उसकी जुडिशियल हत्या ट्रायल करोगे। करोगे तभी तो पता चलेगा उसके मन में क्या है, उसने जफर क्या इस्लाम सोचा। साहब, ये नफरत की आग आप बो रहे हैं। सीधा सीधा आरोप धर्मेंद्र यादव नहीं, धर्मेंद्र यादव के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव भी आप पर लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी लगा रहे हैं। देखिए, जनता जो है वो इमीडिएट कार्रवाई की डिमांड करती है। उसको उम्मीद रहती है कि पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करे, और जब तुरंत कार्रवाई होती है तो इस तरह का स्टेटमेंट आने लगता है। भाई, आपको पुलिस वालों की जो उससे जो उम्मीद रहती है कि भाई जो इस तरह के अपराधी हैं उनको फौरन पकड़ा जाए। पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो किया, अंधाधुंध गोली उन पर बरसाई गई, उसके बावजूद पुलिस ने साहस दिखाया, प्रोटोकॉल को फॉलो किया और इनको दबोचा। अरे जफर तो ऐसे इस्लाम में आप साहब, पुलिस मैं को प्रोटोकॉल और एनकाउंटर पर तो शाबाश अभी आई देने नहीं से। हूँ। नहीं, सुनिए आप, ये जो आरोप नहीं, आप मैं पर कह लग रहा रहा हूँ है जहर बोने का, मुझे उस पर तो थोड़ा बता अरे वो दीजिए तो ना। आरोप धर्मेंद्र यादव आपसे क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव अरे क्या भाई। कह रहे हैं कि पुलिस बिगड़ गई है, ये घटना हुई नहीं है, करवाई गई है। नहीं, तो उस पर मैं तो इसको एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। अब ये फिर से वो स्लाइड दिखा दीजिए इनको, धर्मेंद्र यादव जी को, जिसमें आपने दिखाया था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इतने इनकाउंटर, मुलायम सिंह की जगह समय में 494 इनकाउंटर, 4 साल में 494 इनकाउंटर, जरा दिखा दीजिए इनको, और कहिए कि 200 इनकाउंटर हुए हैं, और यहाँ पर 200 इनकाउंटर के बाद माफिया जो है खत्म हो गया है और वहां माफिया बढ़ गया था। मुलायम सिंह यादव जी के समाजवादी पार्टी के समय में जफर साहब, माफियाओं को 20 सेकंड, पूरा 20 सेकंड में पूरा जवाब। प्रोत्साहन मिलता है, पूरा प्रोत्साहन मिलता है। इंक्वायरी होती है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में पता चलता है कि ये अरे भाई, तो यहाँ कौन सा आप कैसे तो आप समाजवादी मजिस्ट्रेट पार्टी है। सरकार में 499 इनकाउंटर हुए थे और उसमें से एक भी इनकाउंटर फर्जी निकल के नहीं आया था। अच्छा। आपके जमाने में जितने इनकाउंटर हुए हैं, अच्छा, उसमें ज्यादा से ज्यादा फर्जी निकल के आ रहे हैं। आपके कहने से, की हत्या कराई आप लोगों आपके ने। कहने से, आपके आपने समय में अपने- सबसे ज्यादा, आपने अपने हाथ सबसे पे जो ज्यादा खून के आपके सने यहाँ हुए पर थे, जब आपके उसको समय में पोंछने के सबसे लिए ज्यादा, अनुज प्रताप की हत्या सबसे करवा दी। ज्यादा जो है ये कहाँ से सही माफिया है? जो है अभी उसको इनकी प्रोत्साहन मजिस्ट्रियल मिला रिपोर्ट नहीं सरकार आई से। है। जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा आपकी सरकार में कितनी अभी यार आपने लापता शुरू कर दिया, आपने राग लापता शुरू कर दिया। आप कानून का राज कायम नहीं करना यादव चाहते जी, हैं। रुबिका जी, बात तो मैं नहीं आपको 20 करता सेकंड दिए थे यादव जी। मैं एक तो ये मैं आप लोग मैं जो नहीं सर्टिफिकेट लेकर तो बैठते मैं हैं ना नहीं अपनी करता जेब मैं में। जब चाहते हैं तब मैं नहीं सर्टिफिकेट, करता। 499 मजिस्ट्रियल जांच हो गई और वो सबके सब सही निकले, और यहाँ अगर 271 हुए हैं, 250 पार गए हैं, तो उसमें गड़बड़ी दिख रही है। ये आपके आंखों का चश्मा मुझे गड़बड़ दिखता है। अब मैं आप दोनों से बात करूं उससे पहले यादव जी प्लीज, तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ मौजूद है। तहसीन, आप बहुत क्लियरली इन चीज़ों पर अपनी बातें रखते हैं। अब ये बताइए कि पहले तो मैं वहां से शुरू करती हूं जहां से राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है। बात उस हत्या पर कम कि वो चढ़ा क्यों, चढ़ा तो उसने झंडा उखाड़ा क्यों, झंडा उखाड़ा तो वाजिबुल कत्ल वाजिब है, हम तो करेंगे। रुबिका जी, आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से राम गोपाल मिश्रा जी के परिवार को, उनके परिजनों को, उनके सभी दोस्तों को और जो भी सिंपैथीज देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, और धर्मेंद्र भाई ने भी कहा कि डेथ, मौत जस्टिफाई नहीं हो सकती, आप किसी को गोली नहीं मार सकते। मैं ये भी मानता हूँ कि जिन लोगों ने उनको गोली मारा, सलीम, तालिब, जो भी उनका नाम था, गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरे कुछ बुनियादी सवाल है। रुबिका जी, मुझे बार बार मौका मिलता, आपका दिल बड़ा है, आप मुझे मौका देती आपके चैनल पे आने का,
और बार बार ये इंसिडेंसेस होते हैं, जब भी कोई हमारे हिंदू भाइयों की कोई फेस्टिवल्स होती है और जुलूस निकलता है, वहां पे पत्थरबाजी होती है। ये पूरे देश में एक पैटर्न सा बन गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, वृंदा शुक्ला वहां की एसपी थी, क्या कर रही थी वो? अब तक वो सस्पेंड नहीं हुई है, क्या उसको इस बात की इंटेलिजेंस नहीं थी? मैं उसकी व्यक्तिगत इंटेलिजेंस और लोकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ दूसरे। रूबिका जी, आप जानते हैं, धर्मेंद्र जी जानते, जफर साहब जानते कि पत्थर आपके, अगर आपके मेरी लड़ाई होगी तो पत्थर नहीं होगी, पत्थर आपको कलेक्ट करना पड़ता है एडवांस। क्या पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस फेल हो गई थी कि पत्थर कलेक्ट हो रहे थे कि पत्थरबाजी? हाँ। ड्रोन्स नहीं चलाए गए थे इस जुलूस के पहले? रूट का सैनिटाइजेशन नहीं हुआ था? कौन सी? तो वृंदा शुक्ला को पहले सस्पेंड करना चाहिए, अब तक नहीं हुआ सस्पेंड। दूसरी बात, सरफराज और तालिब को ये लोग गए इनको अरेस्ट करने के लिए, इनकी गन लोडेड थी पुलिस पर फायर करने। मैं पहली बार ऐसे, मतलब मैं उत्तर प्रदेश में ऑनेस्टली बहुत अजीब चीजें हो रही है। अगर कोई व्यक्ति अक्यूज्ड है, उसकी गन, वो उसको छुपाना चाहिए, वो गन से उसी पुलिस पे फायरिंग कर रहा है जो पुलिस ऑब्वियसली उसके एनकाउंटर करेंगे, पुलिस का साथ दे रहा है, उन्होंने फायरिंग किया, ऑफकोर्स करना चाहिए, ऑफकोर्स पुलिस को फायरिंग करना चाहिए। बट ये उत्तर प्रदेश में अगर बार बार हो रहा है तो पुलिस का ये इंटेलिजेंस फेल नहीं कि उनके पास वेपन्स है और वेपन्स लोडेड है। ठीक है, आप पुलिस से पहले उनको पुलिस से पहले, रूबिका जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके इंफॉर्मेशन सरफराज और तालिब जैसे क्रिमिनल्स के पास पहुंच गई कि पुलिस उनके वेपन रिकवर करने को आ रही? अच्छा रूबिका जी, आपने बहुत क्राइम कवर किया है, धर्मेंद्र भाई आपने काफी, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, ये पुलिस वेपन रिकवर करने को जाती है, वो क्रिमिनल्स को कैसे पता चलता है? या तो पुलिस इंटेलिजेंस में कोई इन्फॉर्मेंस है या कोई क्रिमिनल्स पुलिस से ज्यादा इंटेलिजेंट है। दोनों केसेस में वृंदा शुक्ला से और अमिताभ से सवाल उठने चाहिए। मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि सरफराज और तालिब पे। तहसीन पुनावाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, जफर इस्लाम इसका जवाब दे देंगे। दानिश कुरैशी भी यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ अतीक उर रहमान साहब भी मौजूद है। एक सिंपल सा सवाल ये है कि आपने कहा, ये जो तहसीन साहब कह रहे हैं, दानिश भाई, कि ये पत्थर इकट्ठा हो रहे थे तो पुलिस क्या सो रही थी? जुलूस वहां से निकलने वाला था और वो वायलेंट हो जाएगा, क्या पुलिस सो रही थी? अरे मैं, जैसा धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं ना कि रूट में जाओ, रूट में जाओ। अरे पत्थर इकट्ठे करने क्यों है भाई तुमको? तुम्हें वो पत्थरबाजी करनी क्यों है? देखिए, मैं आपको जवाब दूं रूबिका जी, अब बहुत इत्मीनान से सुनिएगा और बीच में मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि कोई इंटरप्ट ना करें। देखिए, मैं आपको बोलूं कि बहुत सारी चीजें आपने जगन्नाथ के ऊपर बात की, जिस लड़के की हत्या हुई वो गलत हुई, और उसके बाद ये जो घटना घटी वो भी मैं तो मानता हूं कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वाकई सही बात है तहसीन भाई की कि यहाँ फेलियर तो जिन लोगों के जिम्मे था, उनका जिम्मा ये था कि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसके बजाय एनकाउंटर करना और उसको जस्टिफिकेशन देना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। दूसरे नंबर की बात, आपने अगर वो वीडियो देखी हो, मैंने तो बहुत ध्यान से वो वीडियो देखी और आप भी देख लेना, मेरा इसी फोन में वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा। आप वीडियो वो देखेंगी तो जो लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है, जो बाकायदा वो झंडा निकाल रहा है, वो झंडा निकालने के बाद खड़ा है, बाकायदा एक और झंडा पीछे वाले टेरेस पे से आता है, उसके हाथ में भगवा झंडा दिया जाता है और फिर उसके बाद वो लहराता है। एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी इज दैट। जिसने वो झंडा दिया, अगर उसको आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी इस लड़के की हत्या की हुई, कॉन्स्पिरेसी इसको ऊपर चढ़ाकर झंडा हटाने की हुई, या कॉन्स्पिरेसी इनके एनकाउंटर की। और वो सारी कॉन्स्पिरेसी मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्पिरेसी है। आप देख लेना अच्छे से, मैं भी आपको वीडियो भी भेज दूंगा। अब दूसरे नंबर की बात, आप मुझे ये बताइए, मैंने बगैर टोके आपको पहले नंबर की बात सुनी, अब मुझे ये बताइए, आपको कॉन्स्पिरेसी लग रही है कि उसके हाथ में झंडा दिया, झंडा दिया कि AK-47 दी, इससे क्या प्रॉब्लम है? भगवा झंडा अगर पकड़ा दिया तो क्या AK-47 पकड़ाई थी कि उसको मार दिया? बिल्कुल। नहीं, सुनिए मेरी बात। आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों के हाथ में झंडा है या जिन लोगों के हाथ में हथियार है, एक तरफ दंगाई, दोनों तरफ दंगाई है, एक ने गोली चला दी, दूसरे ने ये कर दिया, वो लोग सुलझे हुए लोग नहीं है, आपकी तरह हमारी तरह सुलझे हुए लोग नहीं है। अगर वो ये समझते होते तो किसी के घर के ऊपर नहीं चढ़ते, और वो समझते तो गोली नहीं चलाते। ये दोनों ही तो दंगाई थे ना, लेकिन कानून व्यवस्था बनाना कानून का काम। सुनिए, नहीं, ज्यादा खतरनाक कौन निकला? मैं कह रही हूँ, मैं आपके घर पर आकर झंडा उखाड़ रही हूँ, ये ज्यादा खतरनाक है कि झंडा उखाड़ने वाले को आप बताऊं ज्यादा खतरनाक क्या है? खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक क्या? मैं बताऊं, दानिश भाई प्लीज, क्योंकि आप सुलझे हुए आदमी, मुझे ये बता दीजिए, हु इज मोर डेंजरस फॉर द सोसाइटी? यार बताओ, द मोस्ट डेंजरस मैन वाज दैट जिसने वो झंडा निकाला, क्योंकि पूरे बहराइच को बांध दिया उसने, पूरे बहराइच को उसने आग में झोंका, या पूरे बहराइच को
जिसने क्योंकि आपको एक पक्ष लेना है, पूरे आप बहराइच को biased हो गए। जिसके दानिश आवाज में भाई, आप जुलूस दिया, biased हो गए। नहीं, दानिश भाई, आप biased हो गए यहाँ पर। जिसने पूरे बहराइच को दानिश भाई, आप biased हो गए। ज्यादा घातक है। आप biased हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम जो मानता है वो ये जानता है कि सब्र सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई आपके यहाँ से निकल रहा है तो सब्र रखो, वो अपने खुदा की वहां पर इबादत कर रहा है। चुपचाप सुकून से उस जुलूस को निकलने दो। पत्थर लेकर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पहली बात, नो दानिश भाई, आप बायस हो रहे हैं। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जिन्होंने कहा कि हर बार तुम्हें इस तरीके से सामने वाले पर अटैकिंग मोड में नहीं रहना है, कई बार चुप भी रहना होता है। सुनिए, मैं बताऊं आपको, चुप रहना होता है। आप उसी रसूल, उसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का वास्ता दे दे के सिर्फ हिंसा फैलाने वालों का साथ देते हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं आपको जवाब दूं, मैं जवाब दूं। सुनिए, मुझे ये बताइए कि बहराइच में जो दंगे हुए, जो उस लड़के ने किया वो गलत किया, उसके साथ जो उसकी हत्या हुई वो गलत हुई, लेकिन बहराइच के लोगों के क्या, बहराइच के लोगों के क्या, उस लड़के के साथ आज इसलिए खड़ी हूं क्योंकि उसकी हत्या हो गई। अगर वो लड़का जिंदा रहता तो मैं उसे यहाँ स्टूडियो में बुला कर कहती नहीं, वो नहीं आता, वो नहीं आता, तूने किसी का झंडा उखाड़ा। अरे वो नहीं आता। आप उसी दिन फेल हो गए जब आपने उस लड़के को सिर्फ झंडा उखाड़ने के लिए छलनी कर दिया। आपसे पहले कितनी घटनाओं में क्लियर दानिश भाई, ये मामला क्लियर है, यहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा। नहीं, देखिए जिन लोगों ने बहराइच में वीडियो में है, उनके मर खिलाफ गया, कार्रवाई मर होनी गया। चाहिए। जितने वीडियो आपके पास है उतने ही वीडियो रुबिका लियाकत के पास भी आए हैं, लेकिन ठीक है, नहीं होंगे आपके पास, नहीं, होंगे ठीक है। आपके पास, लेकिन मैं आपके ये कह रहा हूँ कि बहराइच के लोगों का क्या गुनाह, बात वहां खत्म हो जाती है जब आप कानून हाथ में लेते हैं और दब खत्म हो जाती है जब आप जघन्य अपराध के लोगों का क्या गुनाह करते हैं। मुझे ये बताइए, बहराइच के आम लोगों का क्या गुनाह है? बिल्कुल नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ। डोंट टेक साइड्स ऑफ रॉन्ग पीपल सर। गलत लोगों की साइड मत लीजिए। यहाँ वोट बैंक काम नहीं आएगा, यहाँ देश का आइन काम आएगा, यहाँ देश का लॉ एंड ऑर्डर काम आएगा, यहाँ डेमोक्रेसी काम आएगी। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल है यूपी सरकार का। एब्सोल्युटली, मैं आपके साथ हूँ, मैं साथ हूँ आपके कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ बिगड़ा। पुलिस को इसका संज्ञान पहले ले लेना चाहिए था। हालात बिल्कुल दुरुस्त हो जाते अगर इस पर तोड़, जिसे कहते हैं ना, पकड़ ज्यादा मजबूत कर ली होती। लेकिन फिर अतीकुर रहमान साहब क्या होता मैं बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, जफर इस्लाम साहब की पार्टी द्वारा राज्य किए गए राज्य की पुलिस जाकर मोहम्मद सरफराज और अब्दुल अबीद और तालिब और बाकी लोगों को हिरासत में ले लेती कि हमें लगता है तुम लोग गड़बड़ करोगे, तो अतीकुर रहमान साहब सबसे पहले बाहर कौन आता और कौन कहता कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं धर्म के नाम पर? मुझे ये बताइए। आप यहां जाए तो कुआं, वहां जाए तो खाई, पुलिस करे तो करे क्या? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं रूपिका जी, ऐसा नहीं होता है ना। जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है तो उसमें नाम नहीं बताए जाते। प्रिवेंटिव डिटेंशन हो जाता है, जो भी पर्व होने वाला है, सेलिब्रेशन, रैली निकलने वाली है, उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये बात तो कोई साबित नहीं होती है कि भाई उनके नाम क्यों बताए गए और अतीकुर रहमान क्यों अपोज करेगा। अलबत्ता आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु इज मोर डेंजरस। इसके साथ साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है मैसेज आपने जो दिया कि भाई अगर कोई ऐसी बात होती है तो लॉ को अपने हाथ में ना लिया जाए और लोकल पुलिस को उसको इन्फॉर्म किया जाए। किसी को मारने काटने का हक किसी को नहीं बनता है। थैंक यू अतीकुर रहमान साहब, थैंक यू फॉर सेइंग इट इन एज मेनी वर्ड्स। ये बहुत जरूरी था, लेकिन कौन समझाएगा? यस, हु इज मोर डेंजरस आपने पूछा ना। ये घटना से आप पहले क्यों नहीं देखना चाहती? द पर्सन हु सेड के बटोगे तो कटोगे इज मोर डेंजरस, और उसी का संज्ञान इस भीड़ ने लिया। इस भीड़ ने उस चीफ मिनिस्टर की बात मानी जिसने कहा कि एक हो जाओ, पटना नहीं, एकत्र हो जाओ और नहीं तो काट दिए जाओगे। इस भीड़ ने उसका सहारा लिया। अतीक भाई, आई एम रियली सॉरी। अतीक भाई, आपने उस बात को सच साबित कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, वो इस केस में सच होती हुई साबित आ गई। मैं बता रही हूं आपको, बहुत से लोग इस पर गाली देंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन आपको Yes. बताऊं, वो लड़का बट गया, वो लड़का ऊपर चला गया, उस लड़के ने झंडा निकाल दिया, कट गया, कट गया आप भी सर, वही मैसेज दे कट रही गया है, वो। आप भी वही मैसेज दे रही मैं है वो मैसेज नहीं दे रही हूँ, मुझे बताइए आप कौन चले कटा, जाइए। मुझे बताइए ना सर कौन कटा, आप चले जाइए थोड़ा अतीकुर सा रहमान पीछे। साहब कौन कटा, मुझे बताइए। जिस आप आदमी ने, थोड़ा सा नहीं पीछे चले जिस, जाइए। मैं कह रही हूँ जिस गौस धर्म से लेके ये मैसेज जाने आया वाले कि पर, बटोगे कटोगे, गौस लेके जाने उसने वाले पर, काटा कि उस वो गाड़ी बटा। में सर बैठे देखिए, हुए दो लोगों मैं को यहाँ पर जिंदा बहुत, दिया गया। सर मुझे देखिए, मैं बहुत बहुत सिंपल बात करती हूँ, ज्यादा अपने को जो है इस चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आप कह रहे हो बटोगे तो कटोगे, वो लड़का बटा, ऊपर चला गया, कट गया ना सर, कटा कि नहीं कटा? तो मुझे और पीछे जाइए ना, थोड़ा और पीछे जाइए और ना। पीछे जाती हूँ, चलिए। गौस और कौन कटा? में मालूम ये पड़ा कि भाई वो गाय का गोश्त नहीं था। हाँ सर हाँ, सुनिए, ये मैसेज आपने उस वक्त दी। नहीं सर दिए नहीं, पहले रहे हैं। आपको लगता है कि मैं यहाँ उनके आगे श्री श्री 1008 नहीं, लगाऊंगी, प्रधानमंत्री तो आप ने तो गलत है दिल्ली सर। पर कहा ना, मेरे लिए उसके बाद सबसे कितनी बड़ी घटनाएं चीज हुई? देश का है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे आपकी बात अगर कौन कर रहा नहीं है? नहीं हम आप तो ना मोदी आप जी कह रहे और हैं कि मैं ये योगी मैसेज बात देने कर की रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ, मैं ये मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं एक बहुत सिंपल क्लियर सवाल आप लोगों से पूछ रही क्या हूँ, मैसेज दिया? और शुक्र उस है मैसेज अल्लाह के का ऊपर कि पब्लिक कर रही समझदार है। लोग बैठे हैं, और इसीलिए मैं इत्मीनान से आप लोगों से बेधड़क ये सवाल पूछ सकती हूँ। जफर इस्लाम साहब, जरा इसका जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं इसका रूट कॉज कल या परसों या तरसों का नहीं है, बहुत पहले से आ रहा है। बटोगे तो कटोगे, रूट कॉज है, जवाब दीजिए। इस तरह की बातें तो रोज हमारे कम्युनिटी में होती है, तो इस तरह की बातों का ये संज्ञान लेके इस तरह से अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं, ये गलत बात है। इसमें इस बात को इस पूरे मर्डर से को सही ठहराना और इस बात को गलत ठहराना जो है वो गलत बात है। पहली बात कि मर्डर को पहले आप कंडेम कीजिए, गलत हुआ, गोली मारने का अधिकार किसी को नहीं। दूसरी बात, आज जो हुआ, आज जो जिस तरह से पुलिस ने साहस दिखाया, अपना इतना निडर होके उसने जब अंधाधुंध फायरिंग भी हुई उसको भी ध्यान रखते हुए, जैसा मैंने पहले कहा, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते रहे उनको। एक मिनट में बीच में नहीं बोलता हूं। देखिए मैं तू बिल्कुल एक मिनट देखिए मैं तू मैं नहीं, एक मिनट सुनिए। रूबिका जी अपने शो में ही बता रही थी, अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए। बता रहे थे कि पुलिस उसको लेकर के गई उस मैं मौके बीच में- वारदात पे जिस हथियार से उसने गोपाल की हत्या की थी, और वो हथियार मैं लोडेड था। देखिए, मैं आपसे पूछना आपको चाहता पहले हूं, आप मुझे बताइए, तो आप- उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं, मैं आप बात उसको पूछिएगा बिना पहले हथकड़ी मेरे के ले पास। गई थी क्या? उन मेरे दोनों को बिना हथकड़ी के ले धर्मेंद्र गई थी, यादव, और हथियार को खुद धर्मेंद्र- नहीं पकड़ करके धर्मेंद्र उन हथियारों को यादव जी, पकड़ा दिया। आपको ये जानकारी उत्तर नहीं प्रदेश है। पुलिस की जो थ्योरी है वो कहीं आपको और से जानकारी जानकारी नहीं है। अगर loaded- अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे काम करती, आपको जानकारी तो नहीं, एक इसका मतलब एसपी आपको चप्पल जानकारी पहन के नहीं काउंटर करने नहीं जाते। पूरी जानकारी लेके अमिताभ यहाँ बच्चन चैनल बिना में बैठिए। जैकेट के, लाइसेंस जैकेट किसके के, पास पिस्टल जिसको पिस्टल पकड़ने का गई ध्यान नहीं जाते हो। थी और पकड़ने ये के पुलिस की समय में उसको कार्रवाई गोली है, चलाई, ना और कार्यशैली ऐसे में है, क्या पुलिस ना का इससे law and हाथ में हाथ order धरे maintain रह होता है, जाती? ना ही पुलिस का होगा। काम है अपना, इसीलिए पूरा प्रदेश जल रहा है। पुलिस का काम है एक जिसको वायुसेना की पकड़ना, सुरक्षा उसका मिली है, प्रोटोकॉल का उसकी ध्यान सजा रखते हुए मत हो पकड़ा जाइए। उसको। और उस चीज एक को आपको सराहना चाहिए, उसने साहस दिखाया। हत्या के बदले में आपको नहीं- धर्मेंद्र आप यादव, क्या कर रहे हो आप? तहसीन पुनावाला, धर्मेंद्र यादव जो कह रहे हैं ये आप लोग जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज लाते हैं ना कभी कभी, तो मैं क्या करूं, अब पुलिस वालों को 24 घंटे वो घर पे सो रहे हो तब भी बूट्स पहन के रखने चाहिए, ठीक है? क्योंकि पहले क्या करेगा ये जितने भी अपराधी हैं क्या करेंगे धर्मेंद्र यादव जी, पहले लिखेंगे आदरणीय अमिताभ यश जी, मैं सोच रहा हूं कि एक हत्या कर दूं, आप बूट पहन लीजिए और जैकेट डाल लीजिए, मैं भागूंगा, आप मेरे पीछे पीछे चले जाएं। और इस वक्त देखिए एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें आने लगी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दोनों ही आरोपी है, राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी है, दोनों भाग रहे थे, पुलिस ने एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में पैर में गोली लगी, फिर पुलिस इनको अपने कंधे पर लाद कर लाती हुई आपको दिखाई दे रही है। यही हुआ था एनकाउंटर। न्यूज़ 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी आप देख लीजिए, नंगे पैर पुलिस नहीं है, नंगे पैर वो दोनों आरोपी है जिनको शिनाख्त के लिए ले जाया गया था, बरामद के लिए ले जाया गया था। यही अप्रोच उत्तर प्रदेश पुलिस का बहराइच में इतना बड़ा दंगा होने दिया। जो आप कह रही है ना कि जूता नहीं पहन के सोते, बूट पहन के नहीं सोते, अरे जस्टिफिकेशन हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस का। देखिए रूबिका जी मैं बताऊं, जो दल जो सरकार न्यायपालिका से भी अपने आप को ऊपर समझने लगे,
इसका मतलब वहां पे कानून व्यवस्था नहीं मेंटेन हो सकती है। ओके। योगी जी के बस की बात नहीं है कानून व्यवस्था मेंटेन करना। अच्छा। अभी तक तो कह रहे थे अपराधी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। जफर इस्लाम जवाब दीजिए। मुझे योगी बताइए, के बस की बात अपराधियों नहीं की फैक्ट्री और अपराधियों की नर्सरी चला रही है भारतीय जनता पार्टी, इसे पूरा प्रदेश जल रहा तो है। फिर जनता आप कहाँ, आप मेरठ की देखिए। बात कर लीजिए, आप गाजियाबाद की बात कर लीजिए, ओके, आप गाजीपुर की बात कर लीजिए। मेरा जवाब यादव जी दे- जवाब देंगे, जल्दी जवाब दीजिए सर। देखिए, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है समाजवादी पार्टी को। ये कभी कानून का पालन करने वाली पार्टी नहीं है। ये तो उन लोगों के साथ खड़ी रहती है जो इस तरह के दंगा फसाद करते हैं और अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। अगर किसी को सबसे ज्यादा स्टेट प्रोटेक्शन मिला है, स्टेट से जो सहानुभूति मिली है और पूरा जो पैटर्नेज मिला है, वो समाजवादी पार्टी का मिला है। ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों को, ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को, एंटी नेशनल एलिमेंट्स को। और आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने तो इन लोगों को प्रोत्साहन देकर रखा था। आज अगर हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है तो हमारी पार्टी ने ठीक किया है, हमारी सरकार ने ठीक किया है। आज अगर खुले हवा में लोग आराम से रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसका पूरा श्रेय जाता है वहां की सरकार को। बहराइच की हवा खुली है। अरे आपके लिए आप भी खुले आसमान में हवा ले रहे हैं। पहले बंद घूमते थे, इतनी आवाज निकल रही है ना, इतनी अच्छे मौसम, नहीं इतने अच्छे सांस लेके आवाज आ रहे हैं। पुलिस अपेक्षा में मौत हो गई है, नहीं, उसके परिवार से पूछिए। पुलिस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये है आपकी अरे आपके समय तो 499 इनकाउंटर, नॉन इनकाउंटर है। बाकी तो कितने लोगों को आपने पुलिस के, आपने कितने गुंडे द्वारा मारा। नहीं, आपने तो कितने गुंडों को इस्तेमाल करके लोगों को मरवाया है। ये तो 499 तो पुलिस का इनकाउंटर है। आ रही हैं और साथ में तहसीन पुनावाला, हम ये भी जानते हैं कि चुनाव भी बहुत नजदीक है, मुहाने पर खड़ा है। क्या ये सियासत वोटों के बैंक के लिए नहीं की जा रही है? नहीं, जनरली लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में कोलैप्स हो चुका है। 48 आवर्स इस इंसिडेंट के बाद अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो वहां के और एटीएस चीफ को अगर हथियारों के साथ मार्च पास करना पड़े तो समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। लेकिन मैं 2 सवाल उठाना चाहता हूँ। एक, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी आपके दर्शक हैं, जितने भी यहाँ पर इंक्लूडिंग राम गोपाल मिश्रा जी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन जितने भी लोग आज हिंसा में इन्वॉल्व होते, चाहे इस साइड से उस साइड से, हिंदू साइड से मुसलमान साइड से, ये नेता के बच्चे नहीं होते, गरीब होते हैं। सोचिए इस चीज को, जहर हमारे समाज में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी फैला रही, पहली बात। दूसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। किसी भी व्यक्ति, इन 2 व्यक्ति को अगर एटीएस अरेस्ट करना चाहती थी या किसी पुलिस फोर्स अरेस्ट करना चाहती थी, इनके वेपन्स लोडेड क्यों थे और इनको कैसे पता चला? इस सवाल का जवाब नहीं देते। और वही वृंदा शुक्ला जो पूरी तरह से फेल हो गई, जो कहती मुसलमान एरिया से गए, इस देश में मुसलमान हिंदू एरिया होते हैं रूबिका जी, वो वृंदा शुक्ला का बाइट है आपके चैनल पे, मुसलमान एरिया से जुलूस गया, इंटेलिजेंस फेल हो गई, दंगे हुए, वो आज भी वहीं पर है। जिसके नाक के नीचे दंगे हुए वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है दंगे कैसे हुए। तो आप इस बात को सोचे कि क्या ये चुनाव के वक्त बार बार ये हो रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं इससे पॉलिटिशियंस इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? ऑर्डर को लेकर खूब सवाल किए जा सकते हैं, वृंदा शुक्ला हो कि बाकी तमाम पुलिस अधिकारी हों, वो सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन आज उन लोगों से सवाल करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं कह रही हूँ कीजिए, ये तो बहुत जरूरी है। दानिश कुरैशी, अतीकुर रहमान, धर्मेंद्र यादव, तहसीन पुनावाला, आप लोग अगर खड़े होकर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? मैं तो कह रही हूँ ये बहुत जरूरी है। लेकिन जड़ को अगर आप लोग नहीं छूना चाहते हैं क्योंकि वो वोट बैंक है, तो फिर आप इलाज नहीं कर पाएंगे, बहुत क्लियरली बता रही हूँ।